पूंजी भी लगती है, श्रमिकों भी लगते हैं और परिवहन के साधन भी लगते हैं, बिजली की भी आवश्यकता होती है, पानी की भी आवश्यकता होती है। हर एक चीज़ की आवश्यकता अधिक मात्रा में होती है। जहाँ पर वस्तुओं का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता है उसको हम बृहद उद्योग कहते हैं। और वही चीज़ देखते हैं यहाँ पर देखोगे, जैसे लोहा का उद्योग है, लोहा उद्योग भिलाई स्टील प्लांट में अगर देखा जाएगा तो ये उद्योग बृहद उद्योग के नाम से जाना जाता है। एक सीमेंट कारखाना है जो बृहद उद्योग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर श्रमिकों की भी संख्या अधिक लगती है, पूंजी भी अधिक लगता है, बड़ी मशीनों की आवश्यकता होती है और बाजार तक पहुँचाने के लिए परिवहन साधन की भी आवश्यकता होती है। तो या इसको हम बृहद उद्योग कहते हैं। इसी के आधार पर यहाँ पर जो चीज़ मतलब लाभ होता है ना, कुटीर उद्योग में, लघु उद्योग में, मध्य उद्योग में और बृहद उद्योग में वो कितना लाभ होता है, इसका ये चीज़ हमको इसमें से पता चल जाता है। आर्थिक जैसे उद्योग क्षेत्र को अगर हम अलग करते हैं तो ठीक है। अब देखते हैं सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र के माध्यम से हम लोग देखते हैं, जैसे सेवा क्षेत्र, इसके पहले भी मैं बताई हूँ मैं आपको कि सेवा किसको कहते हैं। यहाँ पर जो निस्वार्थ भाव से किया गया काम सेवा कहलाता है। अर्थशास्त्र में सेवा क्षेत्र को अलग रूप में देखा गया है, क्योंकि सेवा क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जिसका उद्देश्य होता है लाभ कमाना। जैसे एक टीचर है या एक डॉक्टर है या फिर एक जो बाल काटने वाला नाउन है, वो अगर आपको सेवा प्रदान कर रहा है तो उसका उद्देश्य ये होता है कि उसके बदले में वो लाभ कमाए। तो एक चीज़ यहाँ पर है कि व्यापारी, जैसे व्यापारी है तो थोक रूप में वो क्या करता है, सामान लाकर वो व्यापारियों को देता है और उससे वो उपभोक्ताओं तक पहुँचते हैं, है ना। इसी में वो परिवहन सेवा भी लेता है। परिवहन सेवा भी उसको क्या करते हैं, परिवहन के माध्यम से वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक घर पहुंच सेवा प्रदान करता है, किंतु उसके बदले में भी उसको लाभ मिलता है ना। एक टीचर है तो वो टीचर जैसे पढ़ाता है तो पढ़ाने का उद्देश्य उसका ये होता है कि उसके बदले में उसको लाभ हो। एक डॉक्टर है जो मरीज की सेवा करता है तो वो भी वो उद्देश्य से होता है, सेवा प्रदान तो कर रहा है किंतु उसके बदले में उसको लाभ कमाना होता है। तो एक तरफ से हम लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पर आर्थिक क्रिया जो होती है वो आर्थिक क्रिया की समझ के आधार पर हम इसको 3 भागों में विभाजित करके देखे हैं कि चाहे वह कृषि में हो, चाहे वह उद्योग में हो, चाहे वह सेवा क्षेत्र के माध्यम से हो। इसमें सारे लोगों का एक ही उद्देश्य होता है, आर्थिक लाभ कमाना। तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। आप इस पाठ को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और पढ़कर छोटे छोटे जो प्रश्न हैं उसको आप निकाल कर अपनी कॉपी में भी लिखोगे। आगे वाला जो क्लास होगा भाग 2 या भाग 3, है ना, भाग 3 में आपको इसके आगे के पाठ की जानकारी देंगे। लेकिन आप लोग ईमानदारी के साथ में इस पाठ को पढ़िए, पढ़कर उसके जो प्रश्न है, क्योंकि 9th क्लास में आपको ये वाला जो सब्जेक्ट है अर्थशास्त्र सबसे नया सब्जेक्ट है। आपने 8वीं में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास पढ़े थे, नागरिक शास्त्र पढ़े थे, भूगोल पढ़े थे, किंतु अर्थशास्त्र नहीं पढ़े थे। किंतु 9th में आपका सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत 4 अध्याय है और 4 अध्याय में 4 विषय है। 4 विषय में आपको इसमें इतिहास भी है, नागरिक शास्त्र भी है, भूगोल भी है और ये वाला जो सब्जेक्ट है वो बिल्कुल नया सब्जेक्ट है आपके लिए, अर्थशास्त्र। आप इसको अच्छे से ध्यान से उसका अध्ययन करेंगे और कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, थैंक यू।